Hello dear students, welcome to the grammar tree. Today we shall be learning figures of speech यानी कि अलंकार with perfect examples and perfect explanation. तो ध्यान दीजिएगा। अब सब इन सभी को समझने के पहले एक एक करके अलंकार जो समझाया गया है उनमें से पहला है सिमिली। इसमें दो अलग चीजों को एक समान तरीके से बताया जाता है। दो अलग चीजों को उनके साथ कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। इनमें लाइक, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, इन शब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है। पहला उदाहरण लेते हैं। द आर्मी केम लाइक अ स्टॉर्म। इस वाक्य में जो आर्मी है, जो सामने से दौड़कर आती है या फिर लड़ाई के लिए जाती है, इसकी तुलना, इसकी कंपैरिजन किसी तूफान के साथ की गई है। लेकिन इसमें लाइक शब्द का उपयोग करना बहुत जरूरी है, वरना वो कोई और फिगर्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। दीज आर द सीजन्स ऑफ इमोशंस एंड लाइक द विंड्स दे राइज एंड फॉल। ये जो सभी सीजन्स हैं, ये सभी इमोशंस भरे सीजन्स हैं और इनकी कंपैरिजन बिल्कुल किस तरह से की गई है? लाइक द विंड्स दे राइज एंड फॉल। ये सीजन्स तूफान की तरह कभी उभरते हैं तो कभी यस चले जाते हैं, गिरते हैं नहीं। तीसरा उदाहरण है एक खूबसूरत पोएम का, पुरानी पोएम है, ओल्ड इंग्लिश का उपयोग इसमें किया गया है। माई लूज लाइक, मतलब ही ये होता है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। इस वाक्य में कवि अपने प्यार को किसी गुलाब के फूल के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए इसमें माई लव लाइक अ रेड रेड रोज। इन तीनों चारों वाक्यों में हमने लाइक का ही उपयोग देखा, लेकिन इसके अलावा एज, एज, सो एज का एक दो उदाहरण लेते हैं। माई लाइफ इज एज ब्यूटिफुल एज द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। मेरी जिंदगी किसकी तरह खूबसूरत है? बिल्कुल फूलों के पंखुड़ियों की तरह, है ना। तो इस वाक्य में एज का उपयोग इस तरह से होता है, तो उसे भी सिमिली में गिना जाता है। सो एज, इसमें आमतौर पे नेगेटिव सेंटेंस होता है। वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सो ब्रिलियंट एज द अदर क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल जब तक वाक्य में नहीं होगा तब तक सिमिली उसे नहीं कहा जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिए, किसी भी वाक्य में ये शब्द दिखने से वो सिमिली नहीं कहलाता। याद रखना। एक उदाहरण देता हूं। आई लाइक वॉट अदर्स लाइक। मुझे भी वो पसंद है जो बाकी लोगों को पसंद है। इसमें मैंने लाइक शब्द का उपयोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए नहीं किया है, मैंने अपने चाहत के बारे में बात की है, इसलिए यह सिमिली का उदाहरण नहीं है। अब अगला मोड है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? आमतौर पे इसे मेटाफोर भी बोलता है, मेटाफर भी बोलता है। Here the comparison is made without the use of the words. Which words? Like, as, so, etc. It is also called as a implied or indirect simile. इसे indirect simile भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है मेटाफर में? मेटाफर में हम किसी भी दूसरे कैरेक्टर को डायरेक्टली किसी और के साथ कंपेयर करते, बस फर्क कितना है कि इसमें लाइक, एज, सो एज इनका इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति को हिटलर के जैसा मानता हूं तो उसे मैं डायरेक्टली लाइक या एज शब्द न डालकर ऐसा कहता हूं, ही इज द हिटलर ऑफ आवर स्कूल। वो हमारे स्कूल के हिटलर है। मतलब सीधी तुलना इनडायरेक्ट मैनर में हिटलर की किसी व्यक्ति के साथ की जाती है तो उसे मेटाफोर कहते हैं। बस फर्क दोनों के बीच में क्या था? इसमें लाइक, एज, सो एज हट जाता है और इसकी जगह पे डायरेक्टली यस किसी की कंपैरिजन इनडायरेक्ट मैनर में किसी के साथ की जाती है। दूसरा एग्जांपल है माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन द स्लेंडर चेन्स। इसमें कंपैरिजन माइटी हार्ट्स की आमतौर पे स्लेंडर चेन्स के साथ सीधा करते हुए बताया गया है। हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। द सोल्जर वॉज
द सोल्जर वॉज द लायन ऑफ द बैटल फील्ड। मैं किसी सोल्जर को शेर की तरह मानता हूं, उस बैटल फील्ड का, उस लड़ाई के मैदान का। तो मैं सीधा सीधा उसे शेर बोल देता हूं, उस लड़ाई के मैदान का, तो उसे मेटाफोर कहते हैं। अब हम तीसरे फिगर्स ऑफ स्पीच को ध्यान से समझेंगे, दैट इज द पर्सोनिफिकेशन। इस शब्द से ही पता चल जाता है कि किसी पर्सन की कंपैरिजन, ओके, किसी व्यक्ति के क्वालिटीज की कंपैरिजन हम नॉन लिविंग के साथ जब करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन एक्शंस, खास करके एक्शंस की बात करना, फीलिंग्स भी होती है या इमोशंस भी होते हैं, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल, लाइफ वॉज क्रूअल टू हिम। इसमें किसी के लिए जिंदगी बिल्कुल क्रूअल की तरह थी, किसी व्यक्ति के लिए क्रूएलिटी की तरह उसकी जिंदगी बताई गई है। मतलब किसी को किसी और की क्वालिटी इंडिकेट की गई है। लाइफ खुद लाइफ खुद एक क्रूअल की तरह काम कर रही है यहाँ पर, तो इसलिए वो पर्सोनिफाइड होगा। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अब इसमें अर्थ को हमें ऐसा कुछ भी ज्यादा फेयर चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि अर्थ कभी कोई चीज बता नहीं सकती, तो इसलिए मैंने अर्थ को इस वाक्य में टू शो की जो क्वालिटी दी है, कुछ दिखाने की जो क्वालिटी दी है, वो एक पर्सोनिफाइड क्वालिटी है। और भी एग्जांपल लेते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउस वर लाफिंग। द वॉल्स ऑफ द हाउस वर लाफिंग। उस घर की दीवारें हंस रही थी। क्या ऐसा होता है? एक्चुअली पोएट इसमें क्या कहना चाहता है कि वो दीवारें शायद उनका कलर या ऐसा फीका पड़ गया हो कि इसकी वजह से उसमें अलग अलग जगह पर खराब जैसा दिखना शुरू हो गया होगा, इसलिए उसे हंसती हुई दीवारें कहता है। यहां तक कि कभी कभी पोएट एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का भी उपयोग करता है जो हमें भनक भी नहीं लगने देते हैं। जैसे कि द विंड एंटर्ड थ्रू माई विंडो। द विंड एंटर्ड। अब इसमें एक्चुअली विंड कभी एंटर नहीं होता है, विंड ब्लो होता है, लेकिन फिर भी कभी इसमें एंटर ये शब्द डालकर उसे पर्सोनिफाइड कर देता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें द क्लाउड्स वर, द क्लाउड्स वर मूविंग। एक्चुअली क्लाउड्स कभी मूव नहीं होता है, दे आर पासिंग। एक्चुअली ये पासिंग भी वर्ड पर्सोनिफाइड ही गिना जाता है। क्लियर? तो अगर किसी इंसान की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग को दी जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो ध्यान से समझना, वो है एपेस्ट्रोफ। दो प्रकार के होते हैं, एनास्ट्रोफ अलग है, एपेस्ट्रोफ अलग है। एपेस्ट्रोफ में क्या किया जाता है? Here the inanimate objects or non-living things are directly addressed by the poet. सादी भाषा में समझा देता हूं। अगर मैं नदी के साथ बात करता हूं, नदी के साथ बात कर रहा हूं, या फिर फूलों के साथ बात कर रहा हूं, पेड़ पौधों के साथ बात कर रहा हूं, यहां तक कि पंछी के साथ बात कर रहा हूं, लिविंग थिंग है वो तो। यहां पर सिर्फ नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का सवाल नहीं है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो है आर स्पोकन in such a way as if they are having the quality of living characteristics. हम किसी नॉन लिविंग के साथ, निर्जीव चीजों के साथ इस तरह से बात करते हैं, या जीवित चीजों के साथ, खास करके पंछी है, जानवर है, ऐसे बात करते जैसे वो जिंदा है। जिंदा मतलब जैसे निर्जीव चीजें जिंदा है और जीवित चीजें हमें समझ रही हो। जैसे कि मैं पंछी से बात करता हूं और ये पूछता हूं, ओ डियर बर्ड टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर फ्लाइट। मेरे प्यारे पंछी, तुम्हारे उड़ान की जो सीक्रेट है, जो रहस्यमय चीज है, जरा वो बताओ तो सही। क्या वो पंछी बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं इन्हें एपेस्ट्रोफ कहते हैं। दूसरी बात एक और याद रखना, ओ डेथ। किसी मृत्यु के साथ में सीधा मौत के साथ बात कराओ, हैव यू नो पिटी। शायद हम डेथ को ये पूछ रहे, क्या तुम्हें कभी दया नहीं आती है? इस तरह से तुम सबको मार गिराते हो। तो ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी नॉन लिविंग को डायरेक्टली कुछ पूछ रहे हो, उनको एड्रेस कर रहे हो, तो उन्हें एपेस्ट्रोफ कहते हैं। Although thy breath be rude,
भले ही तुम्हारी जो सांसें हैं शायद वो रूड हो सकती है, तो इसमें ओके, योर ब्रीथ बी रूड, दाई का मतलब योर, YOUR, सांसों को यहाँ पर रूड की तरह माना गया है। पूछा जा रहा है उससे, क्या तुम इतने रूड क्यों हो, ऐसे कैसे रह सकते हो? तो ऐसे वाक्यों को एपोस्ट्रोफ में गिना जाता है। इसके अलावा और एक चीज का ख्याल रखना कि एपोस्ट्रोफ में और एक रहस्यमय चीज आती है। खास करके कोई व्यक्ति मर चुके हैं लेकिन आप उसे याद करते हो और याद करके उस व्यक्ति को इस तरह से खास करके बात करते हुए नजर आते हो जैसे वो आपकी बातें सुन रहा हो। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, शायद बचपन में उसकी मम्मा गुजर गई है और वो सितारों को देखकर ये सोचता है कि सितारों में उसकी मम्मा मौजूद है, और वो सितारों को पूछता है, ओ माय डियर मदर, कैन यू सी मी फ्रॉम द स्काई? तो हम इसको एपोस्ट्रोफ में गिन सकते हैं। चलिए अगले इसमें देखते हैं, हाइपरबली। बहुत सारे बच्चे इसको हाइपरबोले बोलते हैं। एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन भी समझिए, उसका उच्चार है हाइपरबली, ओ इसमें साइलेंट होता है। होता क्या है, सादी भाषा में एग्जैगरेटेड सेंटेंस, ओवर स्टेटमेंट, खास करके किसी मुद्दे को जोर देकर बताने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे हाइपरबली कहते हैं। मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करना। जैसे हम कभी कभी ख्वाबों में बोल जाते हैं, काश मैं बादलों पर बैठकर, है ना, दुनिया की सैर कर लेता। पहली बात तो बादल पे बैठ नहीं सकते, ऊपर से बहुत नीचे जोर से आएगा। बुरा मत मानिएगा, शायद तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी हंसी मुझे नजर आ रही है, और उस हंसी का ही मतलब कि आपको हाइपरबली अच्छे से ध्यान में आया है ना? कभी कभी तो क्या गंगा जमुना बहा रहे हो, पूरी बाढ़ आ जाएगी यार घर में। तो ऐसी चीजें जो कभी कभी हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो उसे हाइपरबली कहते हैं। शायद आपको अब अच्छे से हाइपरबली का मतलब समझ में आएगा। एग्जाम्पल भी वैसा ही दिया हुआ है मैंने। शी फिल्ड द ओशन विथ हर टीयर्स। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रोने की नदियां उसने कहां से लाई है। अब तक तो नहीं पता चला कि शायद पूरा समंदर उसके बॉडी में समा गया है। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि शायद पूरा ओशन भर गया। एक्चुअली पोएट इसमें कुछ और कहना चाहता है, लेकिन उसका भाषा का उपयोग कुछ बड़ा चढ़ा कर करना उसे हाइपरबली कहता है। शायद पोएट इस वाक्य में यह कहना चाहता है कि वो बहुत गहराई से रो रही थी, लंबे समय तक रो रही थी, लेकिन हम कुछ और समझ बैठते हैं और ऐसे वाक्य को हाइपरबली कहते हैं। दिस नाइम टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। इसमें नाइम जो कंसेप्ट है, ओके, खास करके ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्ट्रक्शन का एक मुद्दा बन जाता है, इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन का एक मुख्य कारण बन जाता है। तो इसमें हाइपरबली क्या है, एक नायम, खास करके, या निम्फ भी बोलते हैं उसको, खास करके निम्फ, NYMPH, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। तो आमतौर पे कोई भी बुरा बर्ताव करने वाला व्यक्ति इंसान के लिए एक डिस्ट्रक्शन का मुद्दा बन जाता है, तो उसे हाइपरबली कहते हैं। अब इसमें आपके दिमाग में शायद एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या था सर, NYMPH। इसका स्पेशली उपयोग होता है, ये एक माइथोलॉजिकल आत्मा होती है जो हम आमतौर पे देख नहीं सकते। एक ऐसी आत्मा नेचर की बनी हुई जो बहुत खूबसूरत हो सकती है, जैसे कि इनका वास्तव्य रिवर्स में, वुड्स में या अदर लोकेशंस पर नजर आता है। ये एक ऐसी भाषा में आप उपयोग कर सकते हैं कि जिसमें एक ऐसी आत्मा जो आपको लुपित रूप से नजर नहीं आती हो, तो उसको नायम कहते हैं। अब ये नायम पूरे डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है मैनकाइंड का, तो उसे हाइपरबली कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यूफेमिज्म। Here the poet refers to the harsh facts in a mild way. It is mainly used in the context of death. आमतौर पे पोएट यानी कि कवि जब किसी भी खराब बात को या बहुत निर्दय ऐसे शब्दों का उपयोग करने से बेहतर है कि वो
एकदम पोलाइट मैनर में अगर किसी चीज को बताता है, खराब चीजों को एकदम अच्छे से तरीके से बताने की जो तरकीब होती है, ओके। अगर किसी की मौत हो गई है तो हम कभी कभी खराब भाषा का उपयोग कर बैठते हैं, वो मर गया, वो दुनिया से उड़ गया, तो उसके बजाय आप क्या कीजिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो इन शब्दों से हमें क्लैरिटी हो जाती है कि कोई व्यक्ति इस दुनिया से चल बसा है, लेकिन उसका जो मैनर है बताने का वो थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। सो द एग्जाम्पल इज, दे पास्ड अवे इन वन हाई फ्यूनरल ग्लीम। कोई व्यक्ति को यहाँ पर फ्यूनरल के ग्लीम में, खास करके उस चमक में बताया गया है कि जो इस दुनिया से चल बसा है। ही पास्ड अवे टू अर्ली। दूसरा एग्जाम्पल है, वो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चल बसा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया, ही क्लोज्ड हिज आईज फॉर एवर एंड एवर। उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी, है ना। तो कभी कभी पोएट ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर लेता है कि जिसमें हमें पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति की मौत उस लाइन के अंदर मेंशन की गई है। लेकिन आपको एक रहस्यमय चीज इसकी भी बता दूं, यूफेमिज्म हमेशा मौत के लिए मत यूज कीजिएगा। अगर कोई खराब चीज, एक्सीडेंट हुआ है या कोई बुरा बर्ताव हुआ है, लेकिन आप उसको बड़े पोलाइट मैनर में बताते हो, ओके, तो उसे भी यूफेमिज्म कहते हैं। ओ शी वॉज स्कोल्डेड वेरी बैडली, तो इसमें मरा नहीं है कोई, उसे डांटा गया है, ओके। तो ऐसे व्यक्ति को, यस, डांटे जाने की वजह से उसका उपयोग जो है सेंटेंस में यूफेमिज्म की तरह होगा, है ना। उसने अपनी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। या फिर कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया है, तो उस बीमार हुए व्यक्ति को भी हम अगर ऐसा बोल सकते हैं, अलास ही इज लाइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम इन द बेड। वो लंबे अरसे से उसी बेड पर लेटा पड़ा हुआ है, तो ये दुख की बात है, तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। चलो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच में बढ़ते हैं। रेपिटेशन सादा सिंपल है, दो समान शब्द, बिल्कुल सेम टू सेम शब्द होने चाहिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना भी बेहतर नहीं समझता। दो शब्द या दो से ज्यादा बार अगर एक ही टाइप का शब्द रिपीट होता है, पुनः बोलता हूं, एक शब्द पुनः पुनः वाक्य में उपयोग करना, जो हम बचपन में पढ़ते थे ना, रेन रेन गो अवे, इसमें कितने शब्द रिपीट हुए, एक रेन, फिर गो और अवे, एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस। मैं अपने पायलट का चेहरा आमने सामने देखना चाहता हूं, है ना, फेस टू फेस देखना चाहता हूं, है ना। तो उसे फेस टू फेस, ये दो शब्द एक समान तरीके से दिखते हैं तो उसे समान शब्द होने चाहिए, एक अल्फाबेट भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, सेम कोई भी शब्द हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड व्हाट, क्या सवाल है। व्हाट इस शब्द का अर्थ क्या है। व्हाट ये शब्द दो बार उपयोग किया गया है, इसलिए उसे रेपिटेशन गिना जाएगा। इसमें खास ख्याल रखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे एलिट्रेशन कर बैठते हैं, जो अगला एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी आएगा आपको। एलिट्रेशन में कंसेप्ट अलग है और रेपिटेशन की कंसेप्ट ही अलग है। 8 नंबर जो अगला पड़ाव है आपका एलिट्रेशन का, इसमें क्या होता है, कंसोनेंट साउंड्स। अब बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं, सर कंसोनेंट क्या नाटक है सर, वॉवेल्स क्या है। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में बात करते हैं, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर ओनली, एक्चुअली देयर आर मेनी, बट एक्चुअली वी काउंट देम इन 5 फॉर्म्स ओनली, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़कर जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं उनको कंसोनेंट्स कहते हैं। क्या छोड़ के, ए ई आई ओ यू छोड़ के। अगर इनसे शब्दों की शुरुआत हुई, किसी भी शब्द में ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एक्सपेंसिव, ये सब शब्द वॉवेल्स है। और अगर इसके अलावा अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उन्हें कंसोनेंट्स कहते हैं, ओके। अगर ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उसके स्वर या व्यंजन, मतलब अल्फाबेट्स, पूरा शब्द नहीं रिपीट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, शी सेल्स, सी
shells. देखिए कितना खूबसूरत सेंटेंस है. कोई लड़की समंदर के किनारे पर मिलने वाले शंख, ओके, बेचती है. तो इसमें एस साउंड का उपयोग या एस एच ई, ये पूरा का पूरा, पहला शब्द है एस एच ई शी, और चौथे शब्द में शेल्स एस एच ई डबल एल एस. तो इसमें हम क्या करेंगे, एस एच ई साउंड्स आर रिपीटेड इन द वर्ड्स शी एंड शेल्स. दूसरा उदाहरण, शेप विदाउट फॉर्म्स, शेड विदाउट कलर्स. इसमें भी एस एच ए, ये तीन अल्फाबेट्स शेप शब्द में और शेड शब्द में रिपीट हुए हैं, तो उसे रिपीटेशन नहीं गिनना, क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट्स यानी कि साउंड्स रिपीट हुए हैं, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं. सर तो क्या इसके अंदर आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, विदाउट विदाउट भी तो रिपीट हुआ है सर. हाँ, तो वो रिपीटेशन गिना जा सकता है. तो फिर इस एक वाक्य को हम किस में गिने सर, एलिट्रेशन या रिपीटेशन में? हम इसको दोनों में गिनेंगे. सर अगर एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन आया कि एलिट्रेशन या फिर रिपीटेशन, तो सबसे पहला इसमें एलिट्रेशन आता है, क्योंकि शेप ये शब्द पहला आता है. फिर दूसरा भी ऑप्शन दिया है सर रेपिटेशन, तो आप तीसरा चॉइस कीजिए. क्यों सर? क्योंकि तीसरे में लिखा होगा ना दोनों ए प्लस बी, तो ये ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं. आशा रखता हूं कि आपको ये एलिट्रेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. 9th नंबर पे जाते हैं, इंट्रोगेशन. इंट्रोगेशन में सादा सिंपल है, प्रश्न पूछा जाता है, अंत में प्रश्न चिन्ह दिया जाता है. उस प्रश्न चिन्ह को देखकर कुछ मत सोचिएगा, उसको इंट्रोगेशन में यूज कर लेना. इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं. एक रेटोरिक क्वेश्चन भी होता है, जिसमें क्वेश्चन न होने के बावजूद भी क्वेश्चन में गिना जाता है, तो भी उसे इंट्रोगेशन, लेकिन प्रश्न चिन्ह अगर है, क्वेश्चन मार्क है, तो उसे इंट्रोगेशन. और उसी तरह से एक्सक्लामेटरी मार्क है. एक्सक्लामेटरी मार्क आपको उदाहरण में दिख रहा होगा. पहला ही उदाहरण है वाव, उसके बाद जो चिन्ह दिया हुआ है, अगर वो किसी भी वाक्य में दिख गया तो उसे प्लीज करके एक्सक्लामेशन में गिन लेना है. आज हम इस 10th एग्जाम्पल तक ही पढ़ेंगे. ओके, तो फिर ध्यान में रखिएगा, अगले इसमें मैं कुछ बता रहा हूं, और भी फिगर्स ऑफ स्पीचेस आएंगे, तो वो हम अगले पड़ाव में पूरा करेंगे. अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करना, उस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना. और एक बात, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 जो वीडियो आएगा, इसकी लिंक में आपके इस वीडियो के अंत में, जैसे आप खत्म करते हैं, उसमें एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीचेस जरूर पढ़िएगा. आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू and have a nice day. Again, I repeat, if you like the video, please like, share, and don't forget to subscribe. Thank you.